Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Ojas Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 31st of May 2024. तो मैंने आज भी कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और हम लोग इन आर्टिकल्स की मदद से देखेंगे कि कैसे हम लोग यूपीएससी जर्नी में प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन को लेके सप्लीमेंटेशंस ले सकते हैं। तो जो हमारा आज का पहला आर्टिकल होगा वो मानसून के ऊपर है। कल मैंने बताया था कि मानसून आ जाएगा केरला में। अब मानसून आ चुका है तो उसके बारे में मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा। दूसरा, अग्निकुल स्टार्टअप ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, उसके बारे में बात होगी। तीसरा, आरबीआई ने जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक के, उनके लिए कुछ फ्रेमवर्क डिजाइन किए। और चौथा, एक इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है और जियो पॉलिटिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी हम लोग आगे चल के मदद ले सकते हैं, कि हमारे देश की एक मेजर को यूएन में पीस कीपिंग में अवार्ड मिला है। इन चारों आर्टिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मॉनसून सेट्स इन ओवर केरला एंड नॉर्थ ईस्ट। उससे पहले ये देखिए, डार्क क्लाउड्स हॉवर ओवर ग्रोव बीच एट कोलावम एंड तिरुवनंतपुरम। तो अब अगर आपसे कहीं मैच द फॉलोइंग में पूछे कि ग्रोव बीच कहाँ पे है, तो कोलम डिस्ट्रिक्ट तिरुवनंतपुरम कहाँ? केरला। ठीक है। ग्रोव बीच कहाँ है? केरला में है। सबसे पहला तो एक यहाँ से एमसीक्यू उठता है। अब उसके आगे देखते हैं क्या है, कि द साउथ वेस्ट मानसून सेट इन ओवर केरला ऑन थर्सडे, 2 days बिफोर द नॉर्मल ऑफसेट। मतलब थर्सडे यानी कि कल जो है, केरला में मानसून आ गया था। नॉर्मली जितने तारीख को आता है उससे 2 दिन पहले, मतलब 29 तारीख, 30 तारीख को नहीं आ गया था। नॉर्मली 1 जून को आता, बट ये पहले आ, क्योंकि इस साल तो आईएमडी ने वैसे भी कहा है कि एबव नॉर्मल रेनफॉल होगा हमारे देश में। एबव नॉर्मल रेनफॉल होगा तो 2 दिन पहले आ भी गया। ठीक है। और इसके साथ साथ केरला के साथ साथ और कहाँ पे आया है? नॉर्थ ईस्ट में आया है। क्योंकि हमारे जो इंडियन मानसून है वो एक यूनिक फेनोमेनन है। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इंडियन मानसून है ना, वो एक यूनिक फेनोमेना है। वो मतलब एक अलग तरीके से चीजें चलती हैं। Let me find some space. ठीक है। ये देखो, ये है इंडिया का नीचे वाला हिस्सा जो है। ठीक है। इधर साइड में है अरेबियन सी, और इधर साइड में है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ भी एक वाटर बॉडी है और यहाँ भी एक वाटर बॉडी है। ऊपर में इधर जो तिब्बत का इलाका है, वहां पे होता है हाई प्रेशर का फॉर्मेशन। इधर से जो वेव्स जाती हैं, मानसून की जो विंड्स जाती हैं, तो सबसे पहले ये जो वाटर बॉडी है ना अरेबियन सी वाली, ये वार्म अप होके यहाँ से ना मानसून वेव्स का स्टार्टिंग, मानसून विंड्स का स्टार्टिंग, सॉरी वेव्स कह रहा हूँ मैं, मानसून विंड्स का स्टार्टिंग कराती है। और दूसरा जो होता है, ये बे ऑफ बंगाल से उठ के ऐसे घूमता है, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इसके चलते हमारे जो केरला का हिस्सा है इधर साइड में कर्नाटका, और ये जो इस साइड वाला जो हिस्सा है पूरा मालाबार साइड वाला हिस्सा, और दूसरा ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, इधर साइड में बारिश सबसे पहले आती है। उसके बाद यहाँ बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बिहार होते हुए, बंगाल, बिहार होते हुए, यूपी होते हुए, सबसे लास्ट में राजस्थान पहुंचता है। तब तक इसके पास बहुत कम मॉइस्चर बचता है। इस कारण से भी राजस्थान का जो ये वेस्टर्न साइड है वहां पे बारिश कम होती है, बहुत कम होती है। और ये जो अरेबियन सी का हिस्सा है, ये भी आगे जाने के बाद फिर ऐसे टर्न हो जाता है। इसके चलते क्या होता है कि यहाँ पे सह्याद्री माउंटेन्स, ठीक है, ये जो इलाका हो जाता है, मराठवाड़ा का जो इलाका, ये विदर्भ का जो इलाका हो जाता है महाराष्ट्र में, ये जो है वो रेन शैडो रीजन में पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है, फार्मर्स साइड केसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी भी हम लोग 55% मानसून पे ही डिपेंडेंट है अपने एग्रीकल्चर को लेके।
इसलिए हमारे लिए मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है। 55% एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मानसून पे है। 45% जो है वो हमारा इरिगेशन पे है। सोच रहे हो कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है। इन 2024 भी हम लोग 55% मानसून पे ही डिपेंडेंट। और यहाँ पे जो इलाके हैं इधर बारिश ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे आपका चेरापूंजी है मेघालय में। अब उस स्टेट का नाम ही देखिए मेघालय, मेघों का प्रदेश। बारिश, बादल, वही बहुत ज्यादा है वहाँ पे। दूसरा इधर आप आइएगा तो महाबलेश्वर है, उधर बारिश बहुत ज्यादा होती है। लोनावला है महाराष्ट्र में, उधर बारिश होती है। केरला में आप चले जाइए, इसलिए इसको गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। इधर बारिश ज्यादा होती है। और जो पहला मानसून भारत में आता है, तो फर्स्ट मानसून विच अराइव्स इन इंडिया अराइव्स बिकॉज ऑफ अरेबियन सी ब्रांच। क्योंकि हमारे यहाँ दो ब्रांचेस है, एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मैंने आपको पहले ही बताया। इन दोनों में से भी जो पहला ब्रांच जो इंडिया को हिट करता है मानसून का, वो होता है अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप क्या टिक करेंगे कि नहीं, अरेबियन सी ब्रांच नहीं ही जो है वो फर्स्ट ब्रांच है जो हमारे देश में मानसून को लाता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच नहीं है, ऑल्दो ज्यादा बारिश जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के चलते होती है, बट सबसे पहला जो बारिश वो केरला में होती है, वो अरेबियन सी ब्रांच के चलते होती है। उस बारिश का क्या नाम है? उस बारिश का नाम है मैंगो शावर। वही जब कर्नाटका में होती है तो उसका क्या नाम हो जाता है? कॉफी शावर। ठीक है, कर्नाटका में कॉफी की खेती बहुत ज्यादा है, इधर साइड में मैंगो होता है। ठीक है। तो ये हमारा पहला आर्टिकल। अब इसके चलते जो है अब यहाँ पे आज आ गया है, मतलब कल आ गई थी मानसून विंड्स। अभी का स्थिति क्या है? अभी की स्थिति की जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री के बीच में जा। ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा विद इन 10 डेज। 10 डेज थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि बारिश आ रही है। फिर मानसून विंड्स धीरे धीरे इधर तक भी पहुंचेंगी, पहुंचेंगी थोड़ी बहुत बारिश कराएंगी, थोड़ा बहुत धूप का ताप भी कम होगा। उसके चलते यहाँ पे भी गर्मी में थोड़ा सा निजात मिलेगा जरूर। बट अभी टाइम है, एक हफ्ते तक चल। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। अब दूसरा आर्टिकल बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। क्या है कि स्टार्टअप अग्निकुल। अग्निकुल एक स्टार्टअप है। अब आपसे कोई कहे कि क्या अग्निकुल इसरो का हिस्सा है? जी नहीं, अग्निकुल एक प्राइवेट ओन्ड स्टार्टअप। ठीक है। लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विथ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीजें समझनी है। एक स्टार्टअप, ठीक है। दूसरा, इसने क्या किया है, वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है 3D प्रिंटेड इंजन के साथ। तो 3D प्रिंटेड इंजन क्या होता है ये भी बताना होगा। 3D प्रिंटिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जो स्टार्टअप जो अग्निकुल है, सिंपली समझिए, अग्निकुल एक स्टार्टअप है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप किसी टाइम पे था ना, अनअकैडमी एक स्टार्टअप है। बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज जो है वो स्टार्टअप, जैसे मीशो एक स्टार्टअप। वैसा ही स्टार्टअप है स्पेस सेक्टर में अग्निकुल। ठीक है। जैसे एजुकेशन में स्टार्टअप होता है, ई कॉमर्स में स्टार्टअप होता है, वैसे ही ये जो है ये आपका स्टार्टअप है। कहाँ पे? स्पेस टेक में। इसने पूरे दुनिया में फर्स्ट टाइम, अगर एमसीक्यू में आता है कि ये फर्स्ट टाइम 3D प्रिंटेड इंजन था अग्निकुल का, तो जी हाँ, वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विथ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। पहली बार इसने 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया है दुनिया में। ओके। चेन्नई में इसका हेड क्वार्टर है अग्निकुल का। और अग्निकुल का पूरा नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। इसने वर्ल्ड का पहला रॉकेट लॉन्च किया है, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये जो लॉन्च हुआ है रॉकेट, इसका क्या नाम है? अग्निबाण। ठीक है। और ये एक तरीके का डिमॉन्स्ट्रेटर है विथ अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। और ये कब हुआ है? थर्सडे को 7:15। देखो, 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग जो है ना, ये एडिटिव टेक्नोलॉजी है।
एडिटिव टेक्नोलॉजी क्या होती है भाई? जैसे नॉर्मली जो हम लोग कोई सामान बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमें एक ये, मान लो ये लकड़ी का एक, ये स्टील का एक सामान ये वाला बनाना था, कि वो जो मिट्टी मिट्टी उठाने वाला कुछ होता है वैसा समझ। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करते थे? या तो इस ऐसा कोई एक सांचा बनाते थे, उस सांचे में स्टील को भरते थे, सुखाते थे। ये तो कास्टिंग वाली टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक है, इतना बड़ा एक स्टील का लाइट लिया या फट्टा जिसको कह सकते हैं, स्टील का एक बड़ा सा फ्रेमवर्क लिया और उसको कट किया यहाँ से। ठीक है। ये होती थी ट्रेडिशनल टेक्निक। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, इसको एज इट इज नहीं लेना, ये एक समझने वाली बात है, इसको हम लोग आगे रिलेट। बट ये जो 3D प्रिंटिंग है, एडिटिव टेक्नोलॉजी इसमें लगती है। कौन सी टेक्नोलॉजी? एडिटिव टेक्नोलॉजी। क्या? इसमें क्या होता है, आप कंप्यूटर में अपने डिजाइन बना लेंगे, और कंप्यूटर से आपका वो प्रिंटर कनेक्ट रहेगा, जैसे अभी नॉर्मल पेज प्रिंट करते हैं लोग, वैसे ही कनेक्टेड रहेगा। और वहां पे आपने डिजाइन दिया कि हमें ये डिजाइन का एक स्टील का चाहिए भाई। ठीक, फावड़ा कह सकते हो इसको। और उस प्रिंटर में जो है इंक के जगह पे स्टील भरा है। तो वो प्रिंटर क्या करेगा, वो इसी शेप में ऐसे ऐसे करके आपको फिल करने लगेगा, और ये शेप जो है वो बना देगा स्टील का। अब आप कहेंगे इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा कि पहले जो स्टील का ऐसा लैग था, इतना बड़ा स्टील था, उसमें से इतना सामान हमने यूज किया, तो हमारे यूज का तो सिर्फ यही पार्ट है, बाकी ये पार्ट तो बेकार हो गया। अब इस पार्ट को गलाओ, फिर से उस पर काम करो, रिसाइकलिंग करो, ज्यादा इशू था। या फिर बर्बाद होने का भी खतरा ज्यादा था। यहाँ पे है कि मान लो कहीं से फेंका हुआ स्टील था, उसको पिघला के यहाँ पे डाल दिया, अब वो डायरेक्ट यहाँ से काम में आ गया आपके। तो इससे आपका सामान बच रहा है, रॉ मटेरियल का खर्चा कम पड़ रहा है, टाइम कम लग रहा है। ठीक है। और बहुत सारी चीजों में ये मदद करेगा आपका इन लॉन्ग रन। जैसे एक पोस्ट ऑफिस भी तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया गया था 3D प्रिंटिंग की मदद से। अभी देखिए हम लोग कहाँ पहुंच गए। हमने सैटेलाइट का इंजन भी इससे, सैटेलाइट कह रहा हूँ, रॉकेट लॉन्चर का भी इंजन इससे डिजाइन कर दिया। तो इट इज अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इससे हम लोगों को फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे लॉसेस कम हो। और देखिए, अब इससे जुड़िए, अभी कोई क्या है, स्टार्टअप है। स्टार्टअप के पास पैसे कम होते हैं, या फिर उनको अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। उसके लिए अगर ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, तो कम रिसोर्सेज में ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है। अब और देखते हैं, अग्निबाण जो है, ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्च पैड है। फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ। और भारत का फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड लॉन्च पैड कौन सा है? उसका नाम है धनुष। क्या नाम है? धनुष। और उसको किसने स्टैब्लिश किया? अग्निकुल ने ही उसको स्टैब्लिश किया। और और ये इंडिया का पहला फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च। इंडिया का फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक पावर्ड मतलब क्या क्या फर्स्ट हो गया? 3D प्रिंटेड फर्स्ट हो गया, प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च होने वाला फर्स्ट हो गया, और सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला भी फर्स्ट लॉन्च हो गया। ठीक है। जो कि ये 3D प्रिंटेड डिजाइन के साथ जा रहा है, और ये इंडिजिनसली बिल्ड किया गया, मतलब इसमें किसी और देश से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं ली गई है, ये टोटली इंडियन है। वो पूरा एकदम मेड इन इंडिया, 100% मेड इन इंडिया। विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि हम लोग स्पेस टेक में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं कि वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी आर प्रूविंग देम टोटली रॉन्ग। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री आपसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाए, चाहे वो मिशन ऑन मार्स हो, चाहे वो अग्निबाण का लॉन्च हो। भाई अग्नि, आपके पास स्पेस एक्स है, बहुत अच्छी चीज है। हम लोग ये अग्नि को लेके आ रहे हैं, उस दिन में हमारे यहाँ से बहुत सारी बड़े बड़ी चीजें ऐसी निकलेंगी। ठीक है। और जो स्टार्टअप है, उसने कहा है कि ये जो लॉन्च है, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटर है।
कि हम लोग किस तरीके से अपने देश में ही चीजों को ग्रो करा सकते हैं, इसका डिमॉन्स्ट्रेटर है कि इन हाउस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से इसको ग्रो किया जा सकता है। और हम लोग आगे इससे बेहतरीन और भी काम कर सकते हैं इस बेसिस ये शो करने की जरूरत है। इसको कॉन्ग्रेचुलेट इसरो ने भी किया है, भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया। ये जो स्टार्टअप है ये आईआईटी मद्रास में हुआ था, और ये चेन्नई में इसका भी हेडक्वार्टर है। आईआईटी मद्रास में इसका स्टार्टअप हुआ था। इसने 7 जुलाई को ही लॉन्च करने का प्लान किया था, बट किसी टेक्निकल ग्लिच के चलते जस्ट लॉन्च के 129 सेकेंड्स पहले इसको रोक दिया गया था, और इसको लॉन्च कल किया गया। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, ठीक है, उसमें एक आते हैं अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल भी इस स्टार्टअप में अ, अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग इन्वेस्टर्स हैं। जब इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ तो उन्होंने भी ट्वीट किया था कि प्राउड टू बी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स नहीं, सॉरी, वन ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टर्स इन अग्निको। तो उसमें वो भी है। दैट मीन्स हम लोगों के यहाँ की जो प्राइवेटाइजेशन है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं। स्टार्टअप कल्चर हमारे यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अब देखिए, स्पेस टेक पे क्वेश्चन आएगा तो भी इसके एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हो। स्टार्टअप पे क्वेश्चन आएगा तो भी आप इस पे कोट कर सकते हो। इकोनॉमी और साइंस एंड टेक दोनों चीजों को यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है। और एमसीक्यू आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो तो मैंने आपको यहाँ पे पता ही। थर्ड, आरबीआई स्पेसिफाइज फ्रेमवर्क फॉर एसआरओ फॉर फिनटेक फर्म्स। मतलब जो हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या कहते हैं? बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक। कहते हैं ना, आरबीआई को बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, उन सबको रेगुलेट कौन करता है? उन सबको रेगुलेट करती है हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे वो आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो आपका रीजनल रूरल बैंक हो, उसको भी नाबार्ड की मदद से रेगुलेट करने का काम आरबीआई ही करती है। और आरबीआई ने अभी रिसेंटली क्या किया है? आरबीआई ने एक नया फ्रेमवर्क इशू किया। फ्रेमवर्क देखिए, वर्ड को यहाँ पे ब्रेक करना है, फ्रेम और वर्क। तो आपको इसी फ्रेम के अंडर में रह के काम करना है। दैट डजेंट मीन कि जो उसने बताया है वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड फॉलो होना चाहिए, नहीं। बट हाँ, इसी फ्रेम के अंदर में फॉलो होना चाहिए। इसके अंदर में जो भी करना है उसकी आजादी आपके पास है, बट इससे बाहर जाने की आजादी आपके पास नहीं है। आपको इसी फ्रेमवर्क में काम करना है। और ये फ्रेमवर्क में किसको काम करना है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फिनटेक सेक्टर, SROFT, फॉर बेटर सेल्फ गवर्नेंस एंड कंप्लायंस बाय फर्म्स। देखिए, अभी के हमारे गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या है? कि लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड मोर गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट वहां पे कम से कम इंटरफेयर, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा ना हो, बट वहां पे रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, वहां पे जो चीजें हैं वो सही तरीके से चले, स्मूथली चले, उसमें प्रॉब्लम ना आए। क्या है? उसी चीज में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आरबीआई ने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो फिनटेक सेक्टर में है, वो फिनटेक मतलब क्या, यहाँ भी वर्ड ब्रेक डाउन कीजिए। फिनेंशियल और टेक्नोलॉजी, जो फिनांस और टेक्नोलॉजी को मिला के सेक्टर है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके ये लोग फिनांसिंग करते हैं। उसमें इन ऐसे सेक्टर जो है ये लोग अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। इनको किसी फ्रेमवर्क की, मतलब इनके लिए कोई नियम प्रॉपर वे में डिफाइंड नहीं है। ये लोग खुद को खुद से रेगुलेट करते हैं। अभी क्या है, आरबीआई ने कहा है कि आपको रेगुलेट खुद को खुद से ही करना है, बट एक फ्रेमवर्क है, आपको इसी हिसाब से चलना होगा। क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए कि एक फिनटेक सेक्टर तो होगा नहीं एसआरओ का, ऐसे 50 होंगे, 50 अपना अपना नियम बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको एक ही फ्रेमवर्क में चल के काम करना होगा। ये बात आरबीआई ने कही है। और क्या कही है? कही है कि कोई भी एसआरओ है,
फिनटेक वाला, उसको एप्लीकेशन सबमिट करना हो, और द नेम ऑफ एप्लीकेंट फाउंड एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन, जो भी लोग एप्लीकेशन देंगे और उसमें पता चलेगा, पाया जाएगा कि ये एलिजिबल है, उनको आप पब्लिश कर सकते हो, उनका डेटा जो होगा वो पब्लिश होगा कि ये लोग एलिजिबल है आरबीआई की वेबसाइट। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। कोई भी पर्सन चेक कर सकता है कि एक्स वाई जेड प्रिंटर एस आर ओ एफ टी जो है वो आरबीआई की वेबसाइट पे लिस्टेड है कि नहीं। अगर वो लिस्टेड है तो ट्रस्ट वर्दी हो। ठीक है। ये चीज आरबीआई ने कही है। इससे क्या फायदा होगा कि एक हेल्दी सस्टेनेबल फिनटेक सेक्टर का हमारे देश में उभार होगा, फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, लोग और ज्यादा फिनटेक सेक्टर से जुड़ेंगे, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा, हमारे मनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। ठीक है। और है इसमें एक चीज की, द एप्लीकेंट शुड बी सेट अप एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है। एंड नो एंटिटी होल्डिंग 10% और मोर ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैप। ये दो फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान पे रखना होगा। ये सब आपको ध्यान पे रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो एस आर ओ फॉर फिनटेक फॉर्म्स है उनके लिए फ्रेमवर्क कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई, मतलब उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, कोई नहीं, वो लोग सेल्फ रेगुलेटरी है। बट फ्रेमवर्क उनको डिसाइड करने की पावर आरबीआई रखता है। ओके। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। आज का अंतिम आर्टिकल होगा इंडिया पीस कीपर। इंडिया की एक पीस कीपर है। क्या नाम है उनका, मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस अवार्ड ऑन जेंडर एडवोकेसी मिला। मतलब एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है भाई, यूनाइटेड नेशन इंडिया की एक पीस कीपर को, जो यूएनएससी के थ्रू किसी पीस मिशन पे डिप्लॉयड थी, कहाँ पे, कॉन्गो में। ठीक है। कॉन्गो कहाँ पे है, अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पे है, इजिप्ट के नीचे, पर में इजिप्ट है, उसके नीचे कॉन्गो है। ठीक है। वहां पे, मतलब जस्ट नीचे नहीं है एक्चुअली, अफ्रीका के बीचों बीच आता है वो, बट इजिप्ट जो है वो मेडिटेरेनियन से लगते हुए है। मुझे मैप करना चाहिए इसका। ठीक है। ये जो आपका अफ्रीका है, कॉन्गो में एक रिवर भी बहती है, बहुत फेमस रिवर है, उस रिवर का नाम भी है कॉन्गो। ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ऑलमोस्ट बीच में पड़ता है अफ्रीका के। इस तरीके से यहाँ से कॉन्गो रिवर भी पास करती है। ठीक है। यहाँ पे ये पोस्टेड थी कॉन्गो में, राधिका सेन, और उनको यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, फॉर हर वर्क सपोर्टिंग कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कम्युनिटीज। अब देखिए, अफ्रीका के बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है। कॉन्गो में भी उसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे यूएन पीस कीपिंग मिशन डिप्लॉयड था। उस पीस कीपिंग मिशन में, जैसा हमें पता है, यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसी में से एक, जो हमारी देश की वीरांगना है, मेजर राधिका सेन, वो भी पोस्टेड थी। एंड वहां पे इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जोन में अलग अलग कम्युनिटीज के साथ काम किए। ठीक है। और उस काम में इन्होंने इस तरीके से जेंडर एडवोकेसी करी है कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया। मेजर सेन सर्व्ड इन द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पे 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। ठीक है। इसलिए मैंने इस आर्टिकल को पिकअप किया, और भी एक रीजन है, वो मैं आपको आगे बताऊँ। कि मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक वो कमांडर थी इंगेजमेंट प्लेटून की, जो इंडिया ने वहां पे डिप्लॉय किया था यूएन पीस कीपिंग मिशन के। और वहां पे 20 वुमेन सोल्जर्स और 10 मेल सोल्जर्स मिला के 30 लोग थे, जिनमें से 20 वुमेन और 10 मेल्स। मतलब ये वुमेन लीड और वुमेन का ज्यादा नंबर था यहाँ इनके प्लेटून में। और वहां पे इन्होंने अलग अलग कम्युनिटी के साथ इंगेज किया और बातें की, लोगों में सेंसिटाइजेशन किया, जेंडर एडवोकेसी की बात की, इसलिए मिला, काम किया उसने।
अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है, उसके मेजर 5 अंग हुआ करते हैं। एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, एक यूएनएससी है, एक आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। और क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल था जो वो बंद हो चुका है, इकोसॉक है, ठीक है। अब इसमें से जो है, इनमें से जो पीस कीपिंग मिशन डिप्लॉय होता है वो मेजरली होता है यूएनएससी के ऑर्डर से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सॉरी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसी के ऑर्डर पे मेजरली पीस कीपिंग मिशन जाता है। और इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूएनएससी का, ये हम सभी लोगों को पता होगा। इंडिया को चाहिए वीटो पावर, क्या। तो यूएनएससी का इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। और इंडिया जो है वो अपने पीस कीपर्स को, मतलब इंडिया जो है पीस कीपिंग मिशन में बहुत ज्यादा ही अपने इंडियन मिलिट्री के सोल्जर्स को भेजता है। ये एक हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग इसलिए भी मानते हैं कि भाई हम लोग इतना काम जब कर रहे हैं तो आपको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यहाँ पे मेजर राधिका सेन की केस स्टडी जो है, वो हमारे लिए एक और माइलस्टोन है कि हमने इतना अच्छा काम किया है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का काम किया है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पॉइंट भी हम लोग कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, अगर यूएनएससी के परमानेंट सीट को लेकर बात उठती है, ठीक है। इस तरीके से आज का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप फीडबैक दे सकते हैं, या कोई और आपको सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल भी आपके साथ न्यूज़पेपर की एनालिसिस को लेकर मिलूंगा, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग आउट, उदय शंकर।